नमस्कार। इंद्रधनु कला संस्था की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब सेफ होंगे, घर पर रहेंगे और आप सब एंजॉय करते हो। हाँ, क्लासेस ज़रूर बंद है, लाइव सीखना बंद है, लेकिन फेसबुक को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसके माध्यम से हम और आप आज मिल रहे हैं। आज पहली बार इंद्रधनु कला संस्था की तरफ से मैं वृषाली गुरव आपसे आपके सामने आ रही हूँ और कुछ बातें करना चाहती हूँ। कुछ बातें करनी है तो कुछ टॉपिक भी ज़रूरी है। तो आज हम थोड़ा जयपुर घराने के बारे में बात करें। अब एक सवाल होता है मन में कि घराना क्या होता है। तो किसी भी रूप से ललित कला का जब प्रविधान होता है तो घराना शब्द का जन्म होता है। मतलब अगर कोई परिवार किसी कला को पारिवारिक रूप से उसको अपना व्यवसाय बनाता है और व्यवसाय बनाने के बाद उसको गतिमान रखता है कई पीढ़ियों तक, तो वो घराना उस कला के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह कथक नृत्य में भी सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त दो घराने हैं। दो घराने में एक जयपुर घराना है और एक लखनऊ घराना है, जिसे सार्वजनिक तौर पे मान्यता प्राप्त है। जयपुर घराना प्राचीन हिंदू शैली के लिए जाना जाता है 12वीं-13वीं शताब्दी से लेकर। और हम जानते हैं कृष्ण भगवान को नटराज कहते हैं और कथक नृत्य को भी नटवरी नृत्य कहा जाता है। तो ये सबसे पुरानी नृत्य शैली है। जयपुर घराना का वैशिष्ट्य यही है कि वो अपने आप में एक प्राचीन घराना है। आज हम इसकी विशिष्टता क्या है, है बीच बीच में। आज हम उसके टेक्निक के बारे में बात करेंगे। जयपुर घराना में जो ठाट बरता जाता है उसका प्रारंभ की जो मुद्रा है उसे कवच मुद्रा कहते हैं। भारतीय जाप मंत्र पूजा विधि में जो कवचाय हुम कहते हैं वही ये मुद्रा है। जयपुर घराना के जो कलाकार है उस ठाट में मुद्रा स्थानक में जब खड़े रहते हैं या ठाट बरतने के बाद जो स्थानक प्राप्त करते हैं उसमें सुलभ करते हैं। सुलभ का मतलब क्या होता है? सुलभ को सिरप भी कहते हैं। जमीन पर जैसे सांप रेंगता है तो उसको शुद्ध संस्कृत भाषा में सुलभ कहते हैं। जैसे बदन को डुलाया जाता है नृत्य में, उसे सुलभ कहते हैं। और ये अधिकतर उसका प्रयोग जयपुर घराना में किया जाता है। खड़े रहने के बाद कलाई को ताल और लय के हिसाब से मोड़ा जाता है, हिलाया जाता है, मूवमेंट की जाती है। ये जयपुर घराना में स्पेशल होता है। उसके साथ पंजा और एड़ी को ऐसे घसीट के उसका प्रयोग ठाट में किया जाता है। आमद को हम देखते हैं कि आमद का मतलब होता है तात है तत् आत है तत्। इन जनरल हम लोग ऐसे ही आमद का स्वरूप समझते हैं।
और ऐसा कहा जाता है कि आमद यानी प्रवेश करना फारसी शब्द है, लेकिन कथक नृत्य का विकास हिंदू संस्कृति के मंदिरों में हुआ है और मंदिरों में तो भगवान के समक्ष नृत्य किया जाता था और चारों ओर प्रेक्षक बैठे रहते हैं, तो आने का सवाल ही पैदा होता नहीं है। आमद की रचना उन तालों के हिसाब से, उनकी गति यति या उसके ताली खाली के वजन के हिसाब से उसकी बंदिश बनाई जाती है, सम से सम तक की, उसे आमद कहा जाता है। जयपुर घराना में जो तोड़े टुकड़े नाचे जाते हैं, उस तोड़े टुकड़े में हम ऐसा जनरली मानते हैं कि ठाट और आमद विलंबित लय में की जाती है और तोड़े टुकड़े सारे द्रुत लय में किए जाते हैं, तो ऐसा है नहीं। सबसे कठिन काम विलंबित लय में तोड़े टुकड़े नाचना है और तोड़े टुकड़े नाचना वो भी विलंबित लय में, वो जयपुर घराना बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है और करता भी है। नृत्य कलाकार, जयपुर घराना के जितने भी कलाकार हैं, उनका जो प्रेजेंटेशन है, उनका नृत्य का प्रदर्शन है, कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं है जयपुर घराने का कि जिसमें 3, 4 या 5 कवित्त ना हो। कवित्त सवैये ये उनकी देन है। उनके हर एक प्रस्तुति में 3-4 कवित्त रहती है और कवित्त भी कैसी होती है, एक आवर्तन से लेकर 50-50 आवर्तन तक कवितांगी बोल, जिसे लमछड़ कहा जाता है, लमछड़ का प्रगाध है। उसमें तिश्र जाति, चतुश्र जाति, मिश्र जाति, इन जातियों को बरतते हुए अति द्रुत लय में कविता की जाती है। मतलब अभिनय कितनी बारीकी से बदलता होगा, उतनी द्रुत लय में, अति द्रुत लय में कविता करना और उस भाव को बदलना, प्रस्तुत करना कोई सामान्य बात नहीं है। जयपुर घराना में सही अर्थ में संगीत को संयोग्य रखा है। संगीत जैसे भरत मुनि के कहने का मतलब है संगीत यानी गाना, बजाना और नाचना। इन तीनों कलाओं पर जयपुर घराने के कलाकारों का प्रभुत्व है और इसलिए क्लिष्ट से क्लिष्ट लयकारी में वो घंटों तक नाच लेते हैं। उसके साथ क्लिष्ट तालों पर भी वो नृत्य करते हैं जो अप्रचलित ताल है, जैसे अष्टमंगल है, विष्णु गणेश ताल, लक्ष्मी ताल, रुद्र ताल, ऐसे ऐसे तालों पर घंटों नाचने का उनके लिए बहुत सामान्य बात है। गत भाव, गत निकास से जाता गत भाव पर भार दिया जाता है। गत भाव में भी जैसे फरमाइशी, कोई तुरंत से कहे कि बस ये विषय पर आपको नाचना है, एक विषय दिया जाता है, फरमाइशी में फरमाइश की जाती है और तुरंत से उसका कथानक बनाकर गत भाव में, जिसे विशुद्ध नाट्य कहते हैं, ये जयपुर घराना की देन है। ठुमरी के बजाय जयपुर घराना में भजन और पद किया जाता है। भजन और पद की वजह से नृत्य में हमें सात्विकता का भाव दिखता है, सरलता, स्वाभाविकता का दर्शन हमें होता है। जयपुर घराने की और एक स्पेशलिटी जो है वो है तत्कार को सफाईदार से नाचना। बिल्कुल सफाईदार तरीके से नाचते हैं। उनके जो मेहनत है, कड़ी मेहनत, उनका अभ्यास, उनका रियाज उनकी तत्कार से दिखती है। पूरे खड़े पांव से तत्कार किए जाते हैं और इतना कठिन परिश्रम उसके पीछे वो करते हैं कि स्वाभाविक है जब आप पूरा ध्यान देकर तत्कार को सफाईदार से निकालने का प्रयत्न करते हो तो आपकी रगें तनी जाती है और इसकी वजह से आपके हाथ बन जाते हैं। आज कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जयपुर घराने में अंग नहीं दिखता है, सिर्फ पांव पर वो लोग चलते हैं। तत्कार में सफाई जरूर है लेकिन अंग भाव की तरफ वो ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं होता है।
जब आपका पूरा ध्यान सफाई पर हो तो अपने आप आपके हाथ भी बन जाते हैं। हाँ, लेकिन लयकारी आपको जरूर वहाँ दिखेगी। जहाँ जरूरत है वहाँ अंग दिखेगा, लेकिन तत्काल में उसकी जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद इसमें पखावज के बोलों को लेकर नाचना का प्रघात बहुत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो जयपुर घराना की है वो है चमत्कारिक नृत्य। हाँ, उसका कोई संबंध ताल लय से हो ना हो, इससे भी बढ़कर चमत्कारिक पूर्ण नृत्य। इसका मतलब क्या है? तो जैसे कि बतासे बिखेर दिए जाते हैं और उस पर नाचना है और एक भी बतासा टूटना नहीं चाहिए। गजपरण, गजपरण का मतलब है गज यानी हाथी। हाथी का चित्र बनाया जाता है गजपरण नाचते नाचते। नंगी तलवारों पर नाचना, किले पर नाचना, एक पटरी पर किले बिछाए जाते हैं और उस पर नृत्य किया जाता है। ऐसे चमत्कारिक नृत्य सिर्फ और सिर्फ जयपुर घराना में देखने को मिलते हैं। आज हम जयपुर घराना की प्राचीन हिंदू शैली देखते हैं, उसमें जो सात्विक भाव देखते हैं, उसका श्रेय कलाकारों के साथ उस समय के हिंदू राजाओं को जाता है, जिन्होंने इन कलाकारों को आश्रय दिया था और इन कलाकारों को आश्रय देकर उस कला को संभाल कर रखा। उस परंपरा को आज जयपुर घराना के कलाकार जैसे संभाल के रखते हैं, उसका श्रेय उन्हें भी मिल जाता है। और मुझे गर्व है कि मेरे गुरुजी पंडित सुंदरलाल गंगानी और उनके बेटे हरीश भाई गंगानी, उनकी मैं शिष्या हूँ और मुझे अभिमान है इस घराने का कि मैं उस घराने से हूँ, जयपुर घराने से हूँ। आज मैं आपके सामने इंद्रधनु कला संस्था की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ और बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई बातों के साथ, नया रंग, नया ढंग, और हम लॉकडाउन को और भी बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। इंद्रधनु कला संस्था की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।